नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑफ में 2 मई से संबंधित करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सभी लोग शेयर करें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि दिन एग्जाम का बहुत ही पास आ रहा है तो रिवीजन अच्छे से करिए आप सभी लोग। और करंट अफेयर की जो है जो भी आप लोगों ने सेल्फ नोट्स बनाई है, जहां से भी जिस भी रिसोर्स से आप लोग करंट अफेयर पढ़े अच्छे से उसे पढ़िए। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी क्लास पे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फीट गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ठीक है, तो ब्लू होल यानी कि एक तरीके से पानी के नीचे एक गुफा होती है। ये गुफा अपने आप में बहुत ही एक रिच डाइवर्सिटी होती है, अपने आप में बहुत सारे जो है जंतु इसमें पाए जाते हैं। और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी 9 फीट जो है 900 फीट गहरा ये ब्लू होल है। और इसको खोजा गया है दोस्तों कहाँ पे? ये खोजा गया है मैक्सिको, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैक्सिको का एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है युकाटन। युकाटन प्रायद्वीप का जो तट है वहीं पे ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है गहरा ब्लू होल पाया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक टीम थी, उन्होंने इसकी खोज की है, इस ब्लू होल की खोज किया है। और इसकी गहराई देखिए बताई गई है 900 फीट गहरा इसे बताया गया है। और इसी के साथ साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल है। और इसके अगर हम देखें कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है तो करीब ये 1 लाख यानी कि 1,47,000 मतलब यहाँ पे देखा जाए 1,47,000 वर्ग जो है मीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्लू होल की क्या बात मतलब क्या होता है। देखिए ये एक तरीके की वर्टिकल गुफा होती है। ठीक है, एक तरीके की गुफा होती है, वर्टिकल गुफा होती है और ये पानी के नीचे मौजूद होती है। तो गुफा है, पानी के नीचे मौजूद है, इसमें पानी भरा रहता है। और जैसा कि मैंने आपसे ये भी बताया कि ये जो क्षेत्र होता है, ये जो ब्लू होल होता है, ये अपने आप में रिच डाइवर्सिटी होती है, जैव विविधताएं होती है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे कई तरह के वनस्पतियां पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, समुद्री जीव जंतु जो है इसमें पाए जाते हैं। तो काफी ये क्षेत्र देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से काफी ही अच्छा ये क्षेत्र होता है। और इसकी जो खोज की गई, जो दूसरे दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की जो खोज किया गया, उसका नाम देखिए क्या रखा गया है? तामजा। तामजा नाम रखा गया है। और ये मायान शब्द देखा जाए, मायान भाषा का ये शब्द है और इसका अर्थ देखिए क्या होता है? गहरा पानी, गहरा पानी होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में, ठीक है, युकाटन जो यहाँ की बात करें प्रायद्वीप है युकाटन, वहां पे ये पाया गया है उसकी तट पे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दुनिया का सबसे गहरा जो ब्लू होल है वो कहाँ है। और साथ ही साथ आप बताइए दुनिया की सबसे लंबी जो गुफा है वो कहाँ है, उसका नाम क्या है, वो किस देश में है। कमेंट बॉक्स में मुझे इस फैक्ट के बारे में बताइए। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही स्वागत पहल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए ये गुजरात सरकार की ये पहल है और ध्यान रखिएगा इस पहल ने अभी हाल ही में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पहल की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की। और शुरुआत की गई थी दोस्तों 2003 में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों स्वागत यानी कि स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस पहल की देखिए शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे स्टेट 2003 में कैसे? देखिए 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय यानी कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए एक स्वागत नामक पहल, अपनी तरह का ये पहली जो है पहल की शुरुआत किया था। कब दोस्तों? 2003 में किया गया था। उद्देश्य क्या है दोस्तों? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जितने भी जो वहां के जो राज्य के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी समस्याओं का हल करना। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का ये मानना है, आज भी वो इसी क्षेत्र में कार्य करते हैं कि भाई एक मुख्यमंत्री का कार्य क्या होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को हल करना। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने
इन्होंने स्वागत पहल की शुरुआत किया, जिससे कि इसमें देखा जाए क्या है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के लोगों की समस्याओं को डायरेक्ट सुन करके मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उस समस्या का हल निकालना, निवारण निकालना, ठीक है, समयबद्ध तरीके से, उसी का क्या है, तो यही उद्देश्य है किसका दोस्तों, यहाँ पे स्वागत पहल का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी विशिष्टता की, तो हमने अभी बताया कि आम आदमी को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद करती है। स्वागत पहल के तहत दोस्तों देखिए, हर महीने के जो लास्ट थर्सडे होता है, ठीक है, जो चौथा गुरुवार होता है, जो आखिरी गुरुवार होता है एक तरीके से, ठीक है, उसी दिन क्या किया जाता है, एक तरीके से ये आयोजन इसका किया जाता है और इस दिन जो है लोग मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत का जो है शिकायत रखते हैं, अपने सामने अपनी समस्याओं के बारे में रखते हैं और मुख्यमंत्री शिकायत निवारण के लिए जो है राज्य की नागरिकों से बातचीत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस स्वागत पहल के बारे में, जो कि 2003 में तत्कालीन जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो आज हम इसकी चर्चा क्यों करें, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इस पहल ने, यानी कि 27 अप्रैल की बात करें तो इस पहल ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई है और इस 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है, एक तरीके से वर्षगांठ बनाया। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनाया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस स्वागत इनिशिएटिव का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ये गुजरात से संबंधित है, 2003 में इसे लॉन्च किया गया था। आइए बात करते हैं दोस्तों गुजरात की, कुछ और भी गुजरात से संबंधित जो है तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हाल फिलहाल की बात करें, गुजरात की एक प्राचीन वस्त्र कला है जिसका नाम है मातानी पछेड़ी। ठीक है, उसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। वही बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखिए अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में स्थित जो शहर है सिलवासा शहर, वहां पे इन्होंने नमो मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ किया है दोस्तों, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो ध्यान रखिएगा सिलवासा शहर में इन्होंने किया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस राज्य में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया है? तो सागर कवच का दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखिए जिन्हें आंसर पता रहा करें वो कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करें, वीडियो को पॉज करके आंसर दें, फिर अपना देखिए, जिन्हें नहीं पता मैं बार बार कहती हूँ वो भी आंसर करें। ठीक है, जिससे अगर वो गलत भी करेंगे, जब आप उसको करेक्ट करोगे तो हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल ने देखा जाए एक जो है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का जो आयोजन किया है दोस्तों, वो किया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया गया है और यहाँ पे जो तटरक्षक जिला मुख्यालय है दोस्तों हल्दिया में। ठीक है, तो वहां पे तटरक्षक क्षेत्र के जो है तत्वाधान में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में किया गया था। 25 से लेकर के 26 अप्रैल 2 दिवसीय आयोजन था इस अभ्यास का। क्या नाम है दोस्तों? सागर कवच अभ्यास। ठीक है, इस संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, तटरक्षक जो है बलों के द्वारा किया गया। इस अभ्यास में देखिए, इस भारतीय तटरक्षक के साथ इस अभ्यास में और किसने किसने भाग लिया, कौन कौन शामिल थे? तो इसमें भाग लेने वाले हितधारकों में देखिए भारतीय नौसेना थी, इंडियन आर्मी थी, बीएसएफ भी थी, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी था, समुद्री पुलिस है, पश्चिम बंगाल की पुलिस भी थी, सीआईएसएफ भी है, वन विभाग है, मत्स्य विभाग है, सीमा शुल्क हल्दिया डॉग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एमएमडी और खुफिया एजेंसी, ये सारे जो है विभाग इस क्षेत्र में, इस अभ्यास में, ठीक है, सागर कवच अभ्यास में शामिल थे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें अभ्यास का उद्देश्य देखिए क्या है। जो कुछ भी आज देखिए भू राजनीतिक परिस्थितियां समय के अनुसार बदल रही हैं और जिस तरीके की वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसी के अनुसार क्या है, हमारे जो सामुद्रिक क्षेत्र है उसमें भी खतरों का भी स्वरूप समय के अनुसार बदला है। तो इस तरीके से जो वर्तमान सामुद्रिक खतरे हैं, ठीक है, उनका मूल्यांकन किया जा सके कि वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इस क्षेत्र में कौन कौन से खतरे हैं जिनका हमें सामना करना है। ठीक है, तो एक तरीके से उनका मूल्यांकन करना, और इसी के साथ साथ हम देखें तो जितने भी जो हितधारक है इस क्षेत्र में, ठीक है, सभी मौजूदा हितधारकों को, ठीक है, उनको मानक संचालन प्रक्रियाओं को मान्य करना, इसी उद्देश्य से, ठीक है, इस सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल में किया गया, ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं डेज से संबंधित। ये देखिए आपका अभी हाल ही में दिवस मनाया गया पशु चिकित्सा दिवस। तो प्रश्न आपसे उससे संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 मनाया गया है? तो दोस्तों इसको मनाया गया है
29 अप्रैल को मनाया गया। ध्यान रखिएगा ये हर साल चेंज होता है, क्योंकि ये हर साल अप्रैल के आखिरी जो है लास्ट सैटरडे को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम देखें 29 अप्रैल को इस बार जो है अप्रैल का आखिरी शनिवार था और इसी दिन जो है विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि अप्रैल के आखिरी शनिवार, ये भी आ सकता है ऑप्शन में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है बात करें विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो इसका आयोजन जो है ये अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। और इस साल जो है जैसा कि डेट कौन सी पड़ी दोस्तों, 29 अप्रैल। उद्देश्य क्या है दोस्तों, किसी भी दिवस को मनाए जाने का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, उस दिवस के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो इस दिवस के प्रति जो कि पशु चिकित्सा है, तो पशु के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित लोगों को जागरूक करना। इतना ही नहीं, आप बहुत से लोगों को देखते होंगे पशु के प्रति जो है वो बहुत क्रूर जो है बिहेव करते हैं उनका। तो एक तरीके से ये जो क्रूरता, यहाँ पे क्रूरता देखा जाए, ठीक है, उसको रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ठीक है, इस उद्देश्य के साथ इस विश्व पशु चिकित्सा दिवस को मनाया जाता है। अगर हम बात करें थीम की कि इस साल की थीम क्या थी विश्व पशु चिकित्सा दिवस की, तो पशु, ठीक है, चिकित्सा व्यवसाय में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना, ये इस साल की थीम थी। आइए कुछ और भी दिवस की बात कर लेते हैं जो अप्रैल महीने में मनाए गए। जैसे कि 27 अप्रैल को दोस्तों मनाया गया इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे। ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे जो है सेलिब्रेट किया गया। देखिए इस दिवस को भी अप्रैल का जो चौथा गुरुवार होता है, ठीक है, जो थर्सडे होता है, उस दिन इसको मनाया जाता है। और इस बार जो है अप्रैल में जो चौथा गुरुवार हुआ था वो 27 अप्रैल को था। इस दिवस का उद्देश्य क्या है, गर्ल्स, ठीक है, जो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटीज, यानी कि देखा जाए तो जितने भी जो है एक तरीके से जो देश, जो लोग, लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, उनको एक तरीके से सूचना और संचार, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र में उनको प्रेरित करना कि वो अपना करियर इस क्षेत्र में बनाए, इसके लिए उनको प्रेरित करना, इस उद्देश्य से जो है इस दिन को मनाया जाता है। बात करें इस साल के इस दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो जीवन के लिए डिजिटल कौशल जो है ये इसकी थीम थी। तो हमने क्या देखा, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे कब मनाया गया, 27 अप्रैल को मनाया गया। वही बात करें 26 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया गया। और अगर हम बात करें इस दिन का थीम क्या था दोस्तों, तो महिला और आईपी, ठीक है, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता जो है इस दिवस की थीम थी। तो ये दोस्तों 2-3 जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेज थे जो एग्जाम के आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने इफ्को द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो डैप लॉन्च किया है। तो देखिए दुनिया का पहला नैनो डैप जो लॉन्च किया गया है वो इफ्को द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसको देखिए इफ्को द्वारा विकसित किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री देखिए दोस्तों कौन है, अमित शाह जी हैं, और इन्होंने अभी देखा जाए तो नई दिल्ली के साकेत में, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली के साकेत में स्थित है दोस्तों क्या, इफ्को सदन, ठीक है, और इफ्को सदन में ही इन्होंने इफ्को नैनो डैप लिक्विड को राष्ट्र को समर्पित किया है। और इस दौरान, ठीक है, उन्होंने जो है संबोधित किया और उस अवसर पर उन्होंने कहा कि देखिए देश में जो उर्वरक का कुल उत्पादन देखिए कितना हो रहा है, तो 384 लाख मीट्रिक टन हुआ है। और इसमें भी इन्होंने बताया कि सहकारिता जो समितियां हैं उन्होंने अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस पूरे जो है उत्पादन में लगभग 132 लाख मीट्रिक टन का जो योगदान दिया था वो सहकारी समितियों ने दिया था। वही बात करें इसमें 90 लाख जो मीट्रिक टन खाद का जो इस्तेमाल होता है, उत्पादन होता है, वो अकेले इफ्को ने किया है। तो इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में बताया। बाकी ध्यान रखिएगा कि ये जो दुनिया का पहला, ठीक है, इफ्को नैनो डैप लिक्विड जो है ये इफ्को के द्वारा नैनो डैप जो है यूरिया, इसको देखा जाए तो विकसित किया गया इफ्को के द्वारा, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की गई है। तो 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा किस राज्य में दोस्तों किया गया है, ऑप्शन आप देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, यानी कि राजस्थान, ठीक है, करेक्ट आंसर इस कौन, यहाँ पे राजस्थान है। तो देखिए राजस्थान
जो सरकार है उसने हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, जिसे हम पृथ्वी दिवस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो है मनाया गया, ठीक है, 22 अप्रैल को जो मनाया गया पृथ्वी दिवस। उसी अवसर पे जो राजस्थान की सरकार है, राजस्थान सरकार का जो वन विभाग है, ध्यान रखिएगा, उसने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है, ठीक है, और ये 3 नए जो संरक्षण अभयारण्य है वो राजस्थान के जितने भी दुर्लभ और लुप्त प्राय जो है वन जीव है उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 3 नए वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण अभयारण्य की घोषणा की गई है राजस्थान के वन विभाग द्वारा। उनके नाम देखे क्या है, बारन में, ठीक है, सोरसन, जोधपुर में खींचन और भीलवाड़ में हिमगढ़, ठीक है। तो ये 3 नए जो है संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की गई है। और इसी के साथ साथ जो है राजस्थान में कुल कितने अभयारण्यों की संख्या हो गई दोस्तों, 26 जो है अभयारण्य हो गए, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों राजस्थान। देखिए राजस्थान की बात करें दोस्तों तो ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका गठन देखिए कब हुआ है, तो 30 मार्च को हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान, यहाँ पे राजधानी की बात करें तो जयपुर इसकी राजधानी है। और मुख्यमंत्री की दोस्तों बात किया जाए तो अशोक गहलोत जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वही संसदीय क्षेत्र की दोस्तों बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 10 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 25 सीटें हैं, ठीक है। आइए कुछ और करंट अफेयर जो राजस्थान से संबंधित है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक प्राप्त करने वाला, ठीक है, पारित करने वाला, माफ करिएगा, कौन सा राज्य पहला है, तो राजस्थान। तो राजस्थान ने, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है। वहीं देखा जाए मार्च 2023 में देखिए दूसरा G20 अस्थायी वित्त कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वो राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। ध्यान रखिएगा राजस्थान के उदयपुर, जो कि झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे G20 की पहली शेरपा मीटिंग भी हुई थी। और भारत के शेरपा कौन है इस साल G20 के, अमिताभ कांत है। वही बात करें जनवरी 2023 की बात है दोस्तों, राजस्थानी फिल्म है जिसका नाम है ना नेरा, ठीक है। ना नेरा को देखा जाए तो अजंता अरोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो है वो मिला है। किसे मिला है, ना नेरा, और ये राजस्थान की फिल्म है। वही देखा जाए जनवरी 2023 की बात करें, देखा जाए तो दृष्टिता का अधिकार, ठीक है, दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों, ये राजस्थान है। तो अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है दोस्तों, राजस्थान। देखिए ये सारे जो है अलग से जो आपको नोट्स दिए जाते हैं फैक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहां से पूछे जा सकते हैं प्रश्न। चलिए आइए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लीव जो है अधिकार हमारे किस आर्टिकल में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में 3 नई परियोजनाओं के लिए $1 अरब 25 लाख का कर्ज मंजूर किया है। तो $1 अरब 25 लाख का कर्ज मंजूर किया है 3 नई परियोजनाओं के लिए, किस देश में दोस्तों, बांग्लादेश में, ठीक है। तो विश्व बैंक ने देखा जाए तो बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए, ठीक है, $1 अरब 25 लाख का कर्ज मंजूर किया है। और देखा जाए ये जो कर्ज दिया जाएगा बांग्लादेश को दोस्तों, तो ये इसके माध्यम से जो बांग्लादेश में हरित और समावेशी यानी कि ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सकेगा, ठीक है। यहाँ पे जो देखा जाए ये जो मंजूरी दी गई है विश्व बैंक की बैठक में बांग्लादेश के लिए साझेदारी से जुड़ी रूपरेखा पर विचार विमर्श के बाद इसको मंजूरी दिया गया है। और इसी रूपरेखा में देखा जाए इसमें कुछ जो है लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि 2031 तक, ठीक है, बांग्लादेश को उच्च मध्यम आय वर्ग वाला देश बनाना, ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। और इससे क्या होगा, बांग्लादेश को उच्च और सतत वृद्धि हासिल करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में विशेष रूप से मदद मिल सकेगी इस दिए गए, ठीक है, लोन के द्वारा, ऋण के द्वारा। तो एक लक्ष्य रखा गया है भारत को जो है, माफ करिएगा, बांग्लादेश को उच्च मध्यम आय वर्ग वाला देश बनाने का, कब तक दोस्तों, 2031 तक। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, भारत और कौन सा देश शून्य नवाचार वर्चुअल केंद्र बनाने पर सहमत हुआ है। तो शून्य नवाचार वर्चुअल केंद्र बनाने पर कौन सा देश जो है भारत के साथ सहमत हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो है यानी कि यूके और भारत जो है ये शून्य नवाचार केंद्र बनाने पे ये सहमत हुए हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पे ये दोनों देश जो है यूनाइटेड किंगडम और भारत सहमत हुए हैं।
ध्यान रखिएगा यह केंद्र देखिए क्या क्या कार्य करेगा, मंच प्रदान करेगा। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन की डीकार्बोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का ये मंच प्रदान करेगा ये केंद्र। ये देखिए ये जो बात की गई है, इसकी घोषणा जो की गई थी दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत ब्रिटेन विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भारत ब्रिटेन विज्ञान और नवाचार परिषद की जो बैठक की गई थी, इसकी जो अध्यक्षता की गई है दोस्तों, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, ठीक है, जितेंद्र सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इसमें ब्रिटेन के एक मंत्री थे, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज फ्रीमैन, ठीक है, जॉर्ज फ्रीमैन, वो भी उपस्थित थे। और उन्हीं की उपस्थिति में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है देश के, जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने इसकी घोषणा की है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम मिलकर नवाचार वर्चुअल केंद्र बनाने पर सहमत हुए हैं। बात करते हैं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। देखिए बहुत से लोग यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन समझ लेते हैं, लंदन समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड किंगडम एक तरीके अपने आप में साम्राज्य है, कई सारे जो है क्षेत्रों को मिला करके। देखिए यूनाइटेड किंगडम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें कई सारे क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको वेल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इंग्लैंड दिखाई दे रहा है, ये स्कॉटलैंड दिखाई दे रहा है और नीदरलैंड, ठीक है। आयरलैंड का ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में बोलती माफ करिएगा, उत्तरी आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है, उसके कुछ क्षेत्रों पर जो है वो ब्रिटेन का अधिकार है। और इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर के जो नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, ये सब मिलकर के यूनाइटेड किंगडम को बनाते हैं। यहाँ की जो राजधानी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रमुख है, जो इंग्लैंड की महारानी है, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन दोनों की ही ये प्रमुख है, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी है वो लंदन ही है, ठीक है, लंदन यहाँ की कैपिटल है, चाहे ग्रेट ब्रिटेन का ही चाहे यूनाइटेड किंगडम की, इसकी जो राजधानी लंदन है, ठीक है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पहले मोटा अनाज अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? तो पहले मोटा अनाज अनुभव केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया दोस्तों? दिल्ली हाट में किया गया है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने, इन्होंने ध्यान रखिएगा दिल्ली हाट में पहला मोटा अनाज अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड, नेफेड, ठीक है। तो नेफेड ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से इस केंद्र की स्थापना की। तो इस केंद्र की स्थापना यानी कि मोटा अनाज, जिसको मोटा या बाजरा अनुभव केंद्र भी कह सकते हैं, तो इस केंद्र की स्थापना दोस्तों नेफेड के द्वारा किया गया है, कृषि मंत्रालय के सहयोग से। और नेफेड का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा मोटा अनाज के बारे में, ठीक है, जैसे बाजरा हो गया, मोटे अनाज के बारे में लोगों को क्या करना, जागरूक करना, बढ़ावा देना, आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और जैसा कि पता है 2023 जो है ये जो है वर्ष मोटा अनाज का वर्ष है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की दोस्तों बात करें तो देखा जाए यहाँ पे जो है इसने भारत के संकल्प ने, भारत ने एक प्रस्ताव दिया था कि हमें जो है 2023 को मोटा अनाज के रूप में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाना चाहिए। और इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में अपना लिया और यहाँ पे उसने बताया कि 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया। और भारत के इस प्रस्ताव को दोस्तों 72 कंट्रीज के द्वारा क्या मिला था? समर्थन मिला था, ठीक है। तो ये 2023 कौन सा ईयर है दोस्तों? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। अगला जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यहाँ जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, ठीक है, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में एक प्रशासनिक परिषद ने 29 कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। ये कृषि परियोजनाएं देखा जाए अगले जो है 5 वर्षों में, ठीक है, 50 अरब 13 करोड़ की लागत से इन परियोजनाओं का लक्ष्य कृषि अर्थव्यवस्था कायाकल्प करना, ठीक है। तो ये हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को देखा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट एमसीक्यू की। दोस्तों आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को औपचारिक रूप से मंजूरी मिली है? तो गर्भपात की गोली को औपचारिक रूप से मंजूरी देने वाला भी जो देश है वो है जापान, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, माफ करिएगा, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो जापान के जो स्वास्थ्य मंत्रालय की, ठीक है, काउंसिल है, क्या नाम है दोस्तों? फार्मास्यूटिकल्स अफेयर्स एंड फूड सैनिटेशन काउंसिल, ठीक है। इसकी एक उप समिति ने ब्रिटेन की, ठीक है, लाइन फार्मा इंटरनेशनल लिमिटेड मैफी को
पिल पैक द्वारा विकसित गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, वहां की जो है उप समिति के द्वारा दिया गया है, जापान की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और लैंगिक समानता में प्रगति की मांग के बीच एक शल्य प्रक्रिया का विकल्प। देखिए उस तरीके से वहां पे अगर कोई भी इस तरीके अबॉर्शन वगैरह कराया जाता था तो एक तरीके से ऑपरेशन इन सब के माध्यम से तो कहीं ना कहीं हानिकारक होता था। तो एक मांग हो रही थी कि वहां के लोगों के द्वारा, वहां की महिलाओं के द्वारा कि हमें जो है इसके लिए जो है गोलियों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दिया जाए। क्योंकि गर्भपात में आमतौर पे देखिए जो धातु कई सारे उपकरणों का जो है सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया बड़ी आक्रामक होती है। तो इसलिए जो वहाँ के जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं या अन्य लोग वहां पे जापान में गर्भपात की गोलियों को शुरू करने की मांग कर रहे थे, जिसकी मंजूरी अब वहां पे दे दी गई है। तो ठीक है, जापान में देखा जाए हाल ही में गर्भपात की गोलियों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा आज का पहला फैक्ट है कि स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है किसे दोस्तों, अरुण कश्यप को नियुक्त किया गया है। वहीं देखा जाए हाल ही में विमोचित कलेक्टिव रिपोर्ट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक है शशि शेखर वेम्पति। अगला है एसोसिएशन ऑफ स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO बने हैं हरिहर मिश्रा। ठीक है, अगला है केवीएम स्पाइस, ठीक है, स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन दोस्तों, अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि भारतीय नर्स को एस्टर, यहाँ पे एस्टर गाइडेंस, ठीक है, ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। किस भारतीय नर्स को दोस्तों, तो शांति लाकड़ को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ उम्मीद और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है उसका जो है, डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और ना सिर्फ डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।